तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ बैलेंस आउट हो जाता है कि वो स्टूडेंट्स जो सीए या एसीसीए में एनरोल हैं उन्हें अक्सर बहुत सारे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है। वो थोड़ी बेहतर, थोड़ी एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं रहती। I came into ACCA by accident. तो जब आप एसीसीए में आए तो आपको कैसा लगा? I cannot take lightly. 28% of the people in the world manage to pass. Because if you're absorbing but not retaining anything, there's no point. How they can maintain a proper balanced life? ना जिंदगी को मुख्तलिफ इदारों में तकसीम करना बहुत ज़रूरी है. Academic is just one aspect of life. It may be a very important one, but it's not the only one. क्या यही करियर चॉइस मुझे चाहिए? Will I be happy doing this for the next 15, 20, 25, 30 years? I do not believe in the jug and mug theory. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आलिया हसन फ्रॉम IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज हम आपके लिए एक और पॉडकास्ट लेकर आए हैं काफ़ी अरसे बाद, क्योंकि हमें ऐसी नीड फील हुई कि वो स्टूडेंट्स जो सीए या एसीसीए में एनरोल हैं उन्हें अक्सर बहुत सारे प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस दे आर एसोसिएटेड विद द फील्ड विच टीचेस दैम हार्ड स्किल्स, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ बैलेंस आउट हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इस प्रेशर के तहत बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारी अच्छी चीज़ों से दूर हो जाते हैं। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ अ स्टूडेंट कैन हैव अ होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड ऑल्सो हाउ ही कैन कीप हिज एकेडमिक लाइफ बैलेंस। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको बहुत ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ही इज़ अ नेम इन द A-levels fraternity. He is none other than Mr. बिलाल कुर्द। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा बिलाल, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के थ्रू सीए और एसीसीए में एनरोल होते हैं हर साल। ठीक है, तो उनके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मिस ये तो बहुत बोरिंग फील्ड है, और जब वो एडमिशन ले रहे होते हैं तो उन्हें कैंपस लाइफ का भी बड़ा एक वो लगता है शौक के यहाँ तो कैंपस लाइफ नहीं मिलेगी, और बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि उन्हें कैंपस लाइफ ना मिलते हुए भी वो क्या क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी बेहतर, थोड़ी एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं रहती। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि टेल मी समथिंग दैट हाउ यू एंडेड अप इन ACCA. I came into ACCA by accident because I did not have many options at that time. Universities were not offering sessions twice a year as they do now, and there were lesser options. So the only option I had was to enroll myself in ACCA, and that's how my journey started. अच्छा, तो जब आप ACCA में आए तो आपको कैसा लगा, या अगर ये आपका एक तरह से लेट्स से इट्स काइंड ऑफ अ सेकंड ऑप्शन और मे बी द लास्ट ऑप्शन यू आर सेइंग, तो हाउ डिड यू टेक इट? At first, it was the first 3 papers were pretty much similar to the content we study at A levels. तो मुझे इतनी कोई परेशानी या दुश्वारी का सामना नहीं हुआ, अगर मैं सही तरह से बात करूं। लेकिन अलबत्ता जब जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ता गया तो लाजिम सी बात है कि फिर डिफ़िकल्टी ऑफ द एग्ज़ाम कंपोनेंट्स दे स्टार्टेड टू इंक्रीज एज वेल, एंड देन आई रियलाइज्ड दैट इट इज़ समथिंग आई कैन नॉट टेक लाइटली, and I need to review it on, if not a daily basis but on a weekly basis at least. करेक्ट। ओके, अच्छा, हमने सुना है कि आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और इतने प्रेशर्स के बाद भी यू एक्चुअली secured a nationwide position in one of the papers of ACCA. So how was the experience? और यहाँ तक यानी कि इतनी सारी, अगर आपको लग रहा है कि इट्स चैलेंजिंग और थोड़ा सा आपको लगा कि इसको रेगुलर रिव्यू की ज़रूरत है, तो फिर ये कैसे हुआ? I think much of it has to do with, I don't know, maybe luck, because the most ironical fact is that the paper P5, उस वक्त जब मैंने वो पेपर अटेम्प्ट किया था, 28% of the people in the world managed to pass. उसका ग्लोबल पास रेट सबसे कम होता है P5 का, and मैंने वो P5 का पेपर सिर्फ क्रैश कोर्स पे पढ़ा था for 7 days from a certain institute, and then I landed up with a nationwide position. Okay. But since I was actively involved into teaching A-level business at that time, the skills of writing, when we talk about analysis and evaluation and the entire higher order assessment skills and lower order assessment skills, I was pretty much used to those skills. So क्योंकि मेरे वो skills already developed थे, I just needed to absorb the new content and apply my brought forward knowledge and then mix it
and there you have the nationwide position. Great, great. अच्छा, usually what happened that आपने बताया कि you were teaching, you were associated with teaching at that time as well, जब आप पढ़ रहे थे. जी. बहुत सारे students होते हैं they start doing some sort of internship or jobs during their studies. So how could they balance it out? Because usually आपको भी पता है कि ये वाले courses थोड़े से lengthy भी होते हैं, थोड़े difficult भी होते हैं, dry होते हैं. So इनको एक focus की ज़रूरत होती है. बिल्कुल. तो फिर इस तरह के टाइम पे और you know that inflation and most of the people coming here from the interior side, so they have to work. तो वो किस तरीके से इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं? आई थिंक ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि आपकी अभी इमीडिएट रिक्वायरमेंट क्या है. अगर फॉर एग्जांपल इफ यू नीड टू स्टैंड अप फॉर योर फैमिली एंड लेट्स से फॉर एग्जांपल बिकम द प्रोवाइडर ऑफ ब्रेड एंड बटर एंड स्टफ, देन देयर इज नो एक्सेप्शन, यू हैव टू वर्क. ठीक है. हाँ, उसमें फिर ये हो सकता है कि यू चूज लेसर पेपर्स. जैसे एक अटेम्प्ट में आप 3 ना निकालें, 4 ना निकालें, आप लेट से 2-2 करके भी, अगर वो प्रोफेशनल सीरीज के पेपर्स हैं, आप उस तरह भी इसको लेके कैरी करके चल सकते हैं. लेकिन ये बहुत, क्योंकि आई डोंट नो हाउ थिंग्स गो अब, लेकिन मेरे टाइम पे 3-3.5 घंटे की क्लास हुआ करती थी. तो उसको अगर आप 2 से 3 क्लासेस हफ्ते में लेते हैं एंड देन आप उसको रिव्यू ना करें, तो आपको आगे की चीज समझ नहीं आएगी. तो यू नीड टू मेक श्योर कि एटलीस्ट वीकेंड्स मेरे क्लियर हो, या मेरा अगर वीकडेज बहुत बिजी है, मेरे वीकेंड्स क्लियर हो, ताकि मैं उसको रिव्यू तो कर सकूं. Right. Because if you're absorbing but not retaining anything, there's no point. Exactly. Very good. अच्छा, जैसे कि अब आपने देखा होगा कि most of the time like students are going towards online classes and also the portals they are getting from different institutes so that वो live भी दे सकते हैं और recorded lectures भी दे सकते हैं. बिल्कुल. So is it a kind of help to them या आपको ये लग रहा है कि it is not going to help them because these courses are very difficult? I think, Alia, technology is both a blessing and a curse, to be very honest, because these kind of resources and training aids and academic learning aids were not available at our time. But now, you know, at just the click of a button, you can access the entire course. So I think, yes, if you come to think of it, it's actually quite beneficial for students, especially the ones who are working. So even at, you know, their off timings, for example, if they, let's say, have a night shift, and then in the morning they can easily view the videos and get themselves the revision of concepts or whatever they are aiming for, I think it's a blessing. But then again, much depends. To what extent can you minimize distractions? Because the moment I've seen many students, I recommend my student at A levels to have everything in paper form. Why? Because if they tell their parents that, okay, fine, we have the PDF of this book and we are going to study from the PDF, a notification pops up on WhatsApp, have you checked the Instagram story of XYZ person? And then you migrate to Instagram. Exactly. And then on Instagram, someone tells you you should check your Messenger, and then you migrate to Messenger. So you're basically using 2 hours to travel amongst these apps. Why? Because you cannot minimize distractions. And when it comes to academics आपको foreign gratification नहीं देता है. सही. पढ़ाई आपको foreign gratification नहीं देती है. It gives you reward in the long term. लेकिन human beings are more accustomed कि उनको immediate gratifications मिले जो social media से मिलती हैं. तो if you are a person who knows himself or herself and can minimize distractions, online classes and videos are very good for you. Until and unless you learn how to minimize distractions, जब तक फिर online classes का आप completely फायदा नहीं ले सकते. ट्रू, वेरी ट्रू. अच्छा, एक चीज़ जो मुझे ये भी आपसे पूछनी थी कि चलिए आपने एकेडमिक्स के बारे में बताया एंड देन यू आल्सो वर्कड एंड एवरीथिंग. सो यूजुअली इस तरह की फील्ड से जो लोग एसोसिएटेड होते हैं दे एंड अप इन मोस्टली मल्टीनेशनल कंपनीज और मे बी द फर्म्स एंड ऑल. बट व्हाई यू हैव ऑप्टेड टीचिंग? Because I wanted to seek something larger than myself. Great. Had I been working in a multinational company or even a company that has offices all over the world, my influence and impact would have been limited. And I thought, why not give back to the community? Why not become a teacher I never had? Wonderful. Yeah. So, do you think that it is serving your purpose? Because right now, अगर आप जैसे अभी हमने टेक्नोलॉजी की बात की, तो अब आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, they prefer to stay and connected with technology because of lot of reasons. कि कभी उनको commute का issue होता है और कभी financial constraints होते हैं. तो आपको ऐसा लगता है कि it is still serving your purpose जो जिसके लिए आपने teaching को opt किया था? जी, मेरे नज़दीक और बड़े स्केल पे वो पहुंच गया है. Okay. My influence is spreading on an international basis, so I think it has been a blessing for me. Wonderful, wonderful. अच्छा, so how do you think that students जो कि अभी पढ़ रहे हैं या जो exams दे रहे हैं, exams दे चुके हैं, how they can maintain a proper balanced life with these kind of studies और papers भी करीब हैं? That's a good question.
I must say. And इसके पीछे मेरी एक फिलोसफी है आलिया. If you like, I would like to share that as well. सबसे पहले जो है ना, जिंदगी को मुख्तलिफ इदारों में तकसीम करना बहुत ज़रूरी है. Academic is just one aspect of life. Okay. It may be a very important one, but it's not the only one. Okay. So you need to divide life into multiple aspects. जैसे for example, एक आ गया आपकी social side, एक आ गया आपकी emotional mental health, perhaps the most important according to me. इसी तरह एक आ गया leisure. Leisure is another chapter. You cannot study or advance in academics if you do not treat leisure the way it is meant to be treated. Leisure को क्या समझा जाता है? बस मैं पढ़ाई कर लूं फिर मैं leisure को देखूंगा नहीं. Leisure is something हम साथ साथ रखते हैं, हाँ, एक healthy doses में. The best form of pleasure is the pleasure that is earned. Okay. ठीक है. तो सोशल एस्पेक्ट्स हो गए हमारे पास, लेजर के एस्पेक्ट्स हो गए हमारे पास, एकेडमिक एस्पेक्ट्स हो गए, फिर हमारे पास फिजिकल हेल्थ का एस्पेक्ट आ गया, हॉबीज का एस्पेक्ट आ गया, चैरिटेबल वर्क है हमारे पास या कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए अगर हम कुछ काम करें वो चीजें आ गई. अब हम क्या करते हैं, अब जब हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जिंदगी को तकसीम कर दिया, अब हम अपनी प्रोग्रेस को आहिस्ता आहिस्ता करके मेजर करते हैं. तो यानी फॉर एग्जांपल इफ यू फेल्ड अ पेपर, लेट्स से, और इफ यू डिड नॉट गेट द मार्क्स यू आर एक्सपेक्टिंग, जो भी, तो यू आर नॉट परफॉर्मिंग दैट good in a certain aspect of life. You are not failing in overall life, or you are not a failure. बच्चे क्या करते हैं? If they fail an exam, So they consider themselves a failure. They associate their identity with an event, and that is where things go downhill. तो आपको क्या करना, आपको देखना यार एक एस्पेक्ट पे मुझे शिकस्त का सामना हो रहा है, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मैं जिंदगी में हार गया, और मुझे बाकी एस्पेक्ट्स पे भी काम अपने करना पड़ेगा. तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ाई के लिए एक टाइम निकाला है, ठीक है, उसके बाद फिर आप ये सोचें यार मेरी हॉबीज क्या है, मेरे इंटरेस्ट क्या है, क्या मुझे आर्ट पसंद है, क्या मुझे म्यूजिक पसंद है, क्या मुझे फोटोज लेना पसंद है, क्या मुझे चीजें लिखना पसंद है, क्या मुझे पोइट्री का शौक है, क्या मुझे बिजनेस करने का कोई शौक है, क्या मैं कोई अपने एंटरप्रेन्योर स्किल्स करना चाहता हूँ, क्या मुझे वॉलंटियर वर्क करने का शौक है, जो मेरी फील्ड है फाइनेंस से उससे रिलेटेड मेरे पास स्किल्स कौन से, क्या मुझे एक्सेल अच्छा आता है, जो भी आपको लगता है कैन एक्चुअली जो आपकी हयात में लज्जत शामिल कर सकता है. Okay. आप उस चीज को ढूंढें और उस चीज को करें, एंड डू नॉट लेट गो ऑफ योर हॉबीज. वरना कल को आपसे कोई पूछे ठीक है फाइन आप क्या करते हैं, आपने बोला मैं एसीसी कर रहा हूं, अच्छा उसके अलावा आप क्या करते हैं, मैं एसीसी ही कर रहा हूं, मैं पढ़ता ही रहता हूं. हाँ, जो कि अक्सर इंटरव्यूज में बच्चों को सामना होता है कि Exactly. who you are, हाँ. so they just define themselves with their degree. बस ये एग्जैक्टली आप उसके अलावा क्या है, मतलब कैन यू स्ट्राइक अप अ कन्वर्सेशन, यू शुड नो. Alia, there are 8 different types of intelligences. Why do we restrict ourselves to just one that is mathematical? True. Or that is just based on aptitude? What about linguistics? What about interpersonal? What about intrapersonal? What about visual? What about musical? इतनी सारी intelligences हैं, आप सब पे काम करें, आप फिर कभी अपने आप को unintelligent मानेंगे नहीं. हाँ, you may not have a certain intelligence in certain amount. That does not make you unintelligent. Why? Because you would be having another intelligence. one. That is my answer. अच्छा, सो इसी से एक रिलेटेबल क्वेश्चन है कि यूजुअली हमारे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं व्हेन दे अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स आफ्टर कंप्लीटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ पेपर्स एंड ऑल, एंड इंटरव्यूज में जब उनसे ये क्वेश्चन होता है, जैसे अभी मैंने आपसे बोला कि कॉमन क्वेश्चन दैट डिफाइन योरसेल्फ और हु यू आर. सो इसमें स्टूडेंट्स को आप थोड़ा सा मुझे कोई गाइड करें कि लाइक व्हाट डू दे टॉक अबाउट. लाइक they talk about everything that is not mentioned on papers that have already been submitted. ओके, देयर सीवीज. जो भी चीज आपने पेपर पे डॉक्यूमेंट पे सबमिट करी हुई है, आपको वो मेरे नजदीक रिपीट करने की जरूरत नहीं है. अच्छा, आपकी इसी बात से मुझे एक क्वेश्चन याद आया जो यूजुअली हमारे स्टूडेंट्स ड्यूरिंग सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग के पूछ रहे होते हैं, दैट हाउ दे कैन प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर एन इंटरव्यू. क्योंकि जो पहला क्वेश्चन होता है वो अक्सर उनके लिए बहुत वेग और कंफ्यूजिंग होता है, दैट टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, डिफाइन योरसेल्फ और हु यू आर. सो व्हाट डू यू सजेस्ट टू देम कि वो उन्हें क्या बताना चाहिए? That's a very good question, and I think most students can benefit from the answer. मैं एक ही चीज इस पे कहता हूँ आलिया, वो सब बातें आप कहें जो आपने पहले पेपर पे सबमिट नहीं करी है. ओके. अब ज्यादातर बच्चों से पूछे ए लेवल्स में भी, भाई आप कौन है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ, मेरे ये ग्रेड्स आए थे, एवरीथिंग इज रिटन ऑन द पेपर. एग्जैक्टली. ठीक है ना, तो आप उसके अलावा बताएं. और इंटरव्यू में जाने से पहले वो कहते हैं मैं क्या क्वेश्चंस प्रिपेयर करूं. सबसे पहले मैं हर बच्चे को कहता हूं, आप अपने आप को जानते हैं. Do you know your strengths and weaknesses? Do you know what triggers you? Do you know what your shortcomings are? Do you know what your goal for today, for tomorrow, or for the next year is? Have you made this map कि ठीक है फाइन, मेरी ट्रेजेक्टरी ये है, मेरी ये पहचान है, मेरी ये कोर वैल्यूज हैं.
if you have a strong assessment of yourself, it would automatically translate into self-confidence and you will have a different persona at the interview. वरना जब भी तो आपसे पूछते हैं 3 स्ट्रेंथ्स बताओ, आप अटक जाते हो. मैं बच्चों से क्लास में पूछता हूँ, चलो मुझे 3 स्ट्रेंथ्स बताओ, वीकनेसेस पहले बता देते हैं मुझे फौरन, स्ट्रेंथ्स में अटक जाते हैं. क्यों? हमेशा अपने आप को एक ऐसी निगाह से देखा कि वीकनेसेस फौरन सामने आ रही है लेकिन स्ट्रेंथ्स नहीं आ रही. और जब इंसान ये दिखता है, जब आपके अंदर खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आप ऑब्वियस सी बात है वो चीज फिर कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंट होगी आपके इंटरव्यू के अंदर. आपको लगेगा कि यार देखो मैं अच्छा ही नहीं था, मुझे तो चीज नसीब में नहीं मिली. फिर ये इस तरह का माइंडसेट भी डेवलप होता है. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योरसेल्फ एंड हैव दैट काइंड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. चाहे सीए हो, चाहे एसीसीए हो, चाहे सिमा हो, चाहे जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ मस्ट. It is something you need to learn. I don't care if you have medicine, I don't care if you have engineering, I don't care if you have commerce. You are a human being. Underlying बात वही है. And you need to have emotional intelligence. You need to know who you are, what you are, so that you can manage yourself better and people around you. Certainly, like the first thing is humanity and then the other things come, right? अच्छा, तो इसी चीज़ से आप मुझे ये बताइए कि usually बच्चे ये बातें सुनते हैं, ठीक है, and they agree to it as well, ठीक है, for the time being, जैसे कि एक placebo effect create हो जाता है इन बातों से. लेकिन उसके बाद फिर जब उनके ऊपर एक actual time आता है, again they go into that loop of talking about their weaknesses, और फिर उनको strengths नजर नहीं आ रही होती. So what is the technique or tool you want to share with them which they can apply, जिससे वो जो है इस चीज़ को अपने ऊपर भी आजमाएं कि भाई हाँ ये मेरी strengths हैं, and they should confidently tell others that these are my strengths. सबसे वाहिद और important चीज that has helped me in my life as well, that is the art of introspection, of reflecting on who you are. सेल्फ रिफ्लेक्शन. जब आलिया आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं तो यू गो बैक इनटू द पास्ट, ठीक है, एंड देन आप सोचते हैं यार वो कौन कौन से ऐसे मौके थे जहां पर आई फेल्ट लाइक अ बेटर पर्सन. जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो एक और चीज जहन में रखना बहुत जरूरी है, और वो आपको पता है क्या है? द नोशन और द बिलीव दैट अचीवमेंट्स डू नॉट नीड टू बी ग्रैंड. मैं ये चीज जब अचीव करूंगा तब मैं बोलूंगा ये मेरी अचीवमेंट है. नहीं, किसी को कभी किसी की बात सुन लेना, किसी के मुंह पे मुस्कुराहट ले आना, किसी का दर्द बांट लेना, किसी भूखे को खाना खिलाना, एक बात कर रहा हूं, ये सारी भी अचीवमेंट्स हैं, बिकॉज दे आर स्मॉल स्टेप्स दैट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट. तो सबसे पहले तो आप इंट्रोस्पेक्शन करना सीखें, अपने लिए कुछ वक्त निकालें. यू स्टडी. मैं पूछूं इसी के बच्चे से भाई ये ट्रायल बैलेंस है, इसमें क्या एरर है, वो फौरन मुझे बता देगा. मैं उनका बैलेंस शीट बैलेंस करके देखा, फौरन बैलेंस करके बता देगा. मैं उसको पूछूं ठीक है फाइन ये 12 मार्क का आंसर कैसे लिखते हैं, वो ये मुझे बता देगा. लेकिन मैं पूछूं अपने आप के बारे में बताओ, व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ योरसेल्फ, ही विल बी ब्लैंक. क्यों? क्योंकि अपने लिए कभी वक्त ही निकाला. You study all subjects but you forget to study the subject that's most important, and that is a subject you realize when you look yourself into the mirror. तो मेरे नज़दीक इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, and surround yourself with people who can support you. मेरे नज़दीक the notion कि I'm a self-made person, I don't believe in that. Why? Because even a person is self-made, a person cannot be made if he does not have a group of people, supportive people along with. It can be family, it can be friends, it can be anyone. But you need to have a supportive group of people. At times when you feel lost in connection with yourself, they are the ones who are going to remind you of your value and your positive traits. And then you make a note of them. कि ठीक है fine, I was called an honest person by this XYZ person because I did this. Now you've combined a trait, a personality trait with an event that happened. Now it would become a part of your value. Wow. So honesty will be something you will exhibit and exercise everywhere. So if someone asks what's your value, honesty. I'm an honest person. So likewise, आप अपने आप को जब आप अपनी हयात के अंदर ऐसे लोगों के साथ अपने आप को शामिल करेंगे जो हदूद ज़ात से बाहर आकर आपको देखें, आपकी शख्सियत को देखें, they get to know the person inside you, not your physical features, but rather the substance that you carry in yourself. Then you'll have a better self-image. Great. And you do the same thing for them as well. So introspection is the first thing. Yes. यानी कि conscious effort to know what you're doing and what you're getting. Yes. Especially क्योंकि usually यही है जो नहीं होता है. हम लोग अनकॉन्शियसली कह देते हैं कि नहीं मेरे पास तो कुछ अच्छा नहीं है या मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ.
Right. And second thing that you should realize that supportive group is very important. Yes, absolutely. उसमें family, friends, acquaintance, peers जो भी जी जो जिसके साथ भी you feel comfortable जी and you can understand कि ये आपको support कर रहा है, बिल्कुल they are highlighting your good traits. ठीक है, it's a very good I think advice और ये students को समझ भी आनी चाहिए. Right. अच्छा, दूसरा एक जो मेरा सवाल है वो ये है कि अब आप देख रहे हैं कि usually जब एग्जाम्स आता है, चाहे वो A levels में आए, चाहे वो किसी बड़े प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आए, बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं. नो मैटर दे वी टॉक लाइक एज अ टीचर, लाइक एज ए इंस्ट्रक्टर, आप जितनी भी उनसे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे बात करें, उन्हें एंग्जाइटी डिसऑर्डर से बचाने की कोशिश करें, बट दे गो इनटू एंग्जाइटी. एंड आई हैव ऑलरेडी सीन के पेपर, यानी कि वो बच्चा स्ट्रेट एज वाला भी होगा या वो बहुत अच्छे मार्क्स भी ला रहा होगा, कभी कभी पेपर देख के वो ब्लैंक होता है, वो कुछ नहीं लिख पाता और वो रो रहा होता है. बिल्कुल. तो ऐसे टाइम पे या इस चीज़ से बचाने के लिए हम अपने स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं? पहली चीज आलिया, देखिए यहां पर आई कैन ओनली शेयर माय पर्सपेक्टिव्स. स्ट्रेस हो गया या एंजाइटी हो गई, कुछ भी हुआ, आप देखिए अंडरलाइंग इमोशन पीछे क्या है. इट्स फियर. एंड फियर के साथ देयर इज एन अनदर अंडरलाइंग इमोशन एंड दैट इज शेम. तो बच्चा जो फियर करता है वो क्या करता है? रिजेक्शन. फियर क्या करता है? फेलियर क्यों फियर करता है? रिजेक्शन. ठीक है. फियर क्या करता है? अनसेट, पता नहीं क्या होगा, अगर ये फेल कर गया पता नहीं क्या होगा. और आपको पता है नेचुरली आवर माइंड इज नॉट मेड टू थ्राइव, इट्स मेड फॉर अस टू सर्वाइव. तो हमारे दिमाग का नेचुरली एक नेगेटिव बायस होता है हमेशा. हमारा जो पहला थॉट आता है इन मोस्ट केसेस दैट इज नेगेटिव, बिकॉज आवर माइंड जो फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स भी आप देखें, इट्स ट्रेन्ड इन दैट वे, इट्स कंडीशन्ड इन दैट वे. तो बेसिकली सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपको अंडरलाइंग फियर्स किस चीज के हैं. देन अगेन इंट्रोस्पेक्शन. आपको अंडरलाइंग फियर किसका? रिजेक्शन का है. व्हाई इज रिजेक्शन सो बैड फॉर यू? क्या अच्छा मैं इसलिए क्योंकि मेरे जो इर्द गिर्द दोस्त है ना वो बहुत सक्सेसफुल है और मैं इतना नहीं हूं और वो मुझे ताने मारेंगे या लोग मुझे ताने मारेंगे या जो भी XYZ. अगर ये फियर है तो अब आप देखें आप इसके रेमेडियल एक्शंस क्या ले सकते हैं. आर दोज पीपल हेल्दी इनफ टू बी इन योर लाइफ्स? इफ दे आर एडिंग सिग्निफिकेंट वैल्यू, अगर मैं किसी की जिंदगी के अंदर बहुत वैल्यू ऐड कर रहा हूं पॉजिटिव, एंड देन मैं थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी थ्रो करता हूं, तो वो शख्स बोलेगा नहीं यार दिस पर्सन इज ही हेल्प्स मी अ लॉट इन स्टफ. लेकिन ऑनेस्ट, हाँ एग्जैक्टली. लेकिन अगर कोई शख्स है जो बार बार आपको तनकीद का निशाना बना रहा है और उसके ख्यालात और उसकी बातों की वजह से आपका जो नफ्स है वो अपने खिलाफ ही एक तरीके से जंग पे जा रहा है, तो आपको अपने आप से सवाल पूछना चाहिए क्या ऐसे शख्स का आपकी जिंदगी में होना या उससे इतना ज्यादा ताल्लुक रखना कि आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है. तो आप अंडरलाइंग फियर सबसे पहले देखें कि वो फियर क्या है, वो शेम क्या है. क्योंकि मेरे नजदीक तो जब भी हम कोई पेपर देने जाए, जिंदगी का कोई भी इम्तिहान हो, ACCA हो गया, CA हो गया, जितनी सारी चीजें हो गई, ये तो एक मखसूस इम्तिहान है ना. जिंदगी में और बहुत सारे इम्तिहान आते हैं, ठीक है, जो बहुत मुश्किल होते हैं. इम्तिहान के दो ही नतीजे होते हैं मेरे नजदीक, और वो हार जीत नहीं है. या तो इंसान जीतता है या तो इंसान सीखता है. एग्जैक्टली. तो आप अगर ये पर्सपेक्टिव बनाएं कि अगर मुझे शिकस्त भी होती है तो कोई बात नहीं, I'll reflect back, I'll introspect where I went wrong and I'll come back as a better man, as a better woman, as a better lady, I don't know. So this is a mindset that will help you overall in life. और नेगेटिव मेरे नजदीक बच्चों के जाना जरूरी है कि नेगेटिव इवेंट जिंदगी के अंदर, मुझे तो ये समझ नहीं आता, हर कोई कहता भाई स्ट्रेस बुरा है, स्ट्रेस बुरा है, स्ट्रेस बुरा है, स्ट्रेस से कैसे बचूं. हर जगह स्ट्रेस मैनेजमेंट की वर्कशॉप्स ऑन एलिमिनेट स्ट्रेस. अ हेल्दी अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट थिंग्स डन. एग्जैक्टली. मतलब अगर एक अमाउंट का प्रेशर नहीं होगा तो फिर आप करें, तो आप कुछ भी नहीं करेंगे. इसी तरह हेल्दी अमाउंट ऑफ फियर इज इंपॉर्टेंट. वरना हमारे ब्रेन के अंदर भी जो अमिगडाला है जो हमें बेसिकली अलर्ट करता है, अगर आप उसको नम कर देंगे तो आपको फियर ही रियलाइज नहीं होगा. इसी तरह आपको स्ट्रेस अगर होगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा मुझे काम करना है नहीं करना. तो स्ट्रेस को शेम ना करें. हाँ, उसकी मैनेजमेंट करना इट समथिंग एल्स. लेकिन मेरा तो एक ही मानना है कि मेरे ऊपर एक सर पे काम आया हुआ है, मैं जितना ब्रीथ कर लूं या मेडिटेट कर लूं या माइंडफुलनेस कर लूं, जब तक वो काम नहीं होता ना मुझे सुकून नहीं मिलता. मेरी सांस फूलेगी ही जब तक वो काम नहीं होगा. तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, खास तौर पे मखसूस ACCA वालों से मैं हमेशा कहता हूं, एक चीज होती है अर्जेंसी इंपॉर्टेंस मैट्रिक्स. तो हम क्या करते हैं, टास्क को डिवाइड करते हैं अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, हाई लो. तो इफ समथिंग इज हाईली इंपॉर्टेंट एंड हाईली अर्जेंट, डू इट फर्स्ट. If something is urgent but not that important, then do it second because it's urgent. If something is very important but not urgent, to plan for it, ठीक है,
and delegate some of it if you can, and if something is not important and not urgent तो directly completely उसको delegate कर दें. तो 10 टास्क से आप खुद देख लेंगे मुझे किस पे अपनी एनर्जी फोकस करनी है. 10 may be very overwhelming, but if you put them into a box and classify them, then impression ही दिमाग पे जाएगा, नहीं यार ये तो मैनेजेबल है, तो मैं अभी आज कर लूंगा, बाकी ये मैं कल कर लूंगा, बाकी मैं कल कर लूंगा. इस तरह की बहुत सारी चीजें जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे इट विल ओपन न्यू डोर्स फॉर यू. तो मेरे नजदीक तो आप जो भी इम्तिहान देने जा रहे हैं, आप सबसे पहले ये देखें कि भाई आपको अपनी नजरों में जो है ना मामला नरमी का रखना है अपने साथ. Irrespective of the world thinks, you will never be able to satisfy people. You will never be able to fulfill expectations of others. Never, never. कुछ भी कर लें आप बोलेंगे मैंने पास कर लिया इसी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो पोजीशन तो नहीं आई. पोजीशन आ जाएगी नेशन वाइड तो बोलेंगे ओ तो आपकी सब में तो नहीं आई. आप सब में पोजीशन ले आएंगे तो बोलेंगे सिर्फ एसीसी ही तो किया है, उसके अलावा और दूसरी लाइफ कहाँ गई. आप दूसरी लाइफ आप कब्र में भी चले जाएंगे ना, तब भी आप एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं कर सकते. तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना आपको अपने साथ रखनी है और ना किसी गलत ख्याल की मुदाखलत अपने नफ्स के अंदर होनी देनी है. दिस इज माय ऑनेस्ट कोर एडवाइस. सो इन शॉर्ट इन क्रक्स ये है कि इंट्रोस्पेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द अदर थिंग इज कि एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस को समझना बहुत लोकस ऑफ कंट्रोल. यस, ठीक है. यानी कि जो आपकी इंटरनल वॉइस है आप उसे ना मारें, और ये जो यूजुअली स्टूडेंट्स करते हैं या हम जो या यूथ आपकी जो कर रही है कि किसी ने कुछ कह दिया, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे आई थिंक एडल्ट्स में भी इट्स नॉट जस्ट यूथ. हां, बट मोस्टली लाइक वी आर टॉकिंग टू impressionable ages. Yes, तो इंप्रेशनेबल एज में तो यही होता है कि दे थिंक वेरी ट्रू कि ऐसा है. राइट. सो अच्छा, इसके अलावा अगर हम ये चले, अगर हमने ACC और CA भी छोड़ के अभी हम सिर्फ एक नॉर्मल एक यूथफुल, अब जैसे मैंने जिक्र किया, तो जो ये जो इम्प्रेशनेबल एज होती है इसमें बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेस बट ऑल्सो कि कभी कभी वो इंट्रोस्पेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे होते हैं और उनका जो रिजल्ट है वो नहीं आ रहा होता, बिकॉज कि आर रेगुलेटरी बॉडी यू नो दैट यू नो देयर क्राइटेरिया इज समथिंग अनप्रेडिक्टेबल मोस्ट ऑफ दैट, इवन कैम्ब्रिज में भी हो रहा होता है. सो इस तरह की सिचुएशन में व्हाट डू यू वांट टू सजेस्ट टू द स्टूडेंट्स के? देखिए, अगर आलिया मेरी सजेशन ये रहती है कि अगर आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल अपनी अप्रोचेस को चेंज किया, टीचर्स को लेट्स से चेंज किया, लर्निंग मटेरियल्स को चेंज किया और हमने बहुत ट्राई करी, उसके बावजूद भी यू आर नॉट बीइंग एबल टू यू नो क्रॉस इट, और आपका दिमाग भी अब विलिंग नहीं है एंड इट्स टेकिंग अ टोल ऑन योर हेल्थ, तो मेरा ये होता है बच्चा अपने आप से पूछे इज इट वर्थ इट, क्या यही करियर चॉइस मुझे चाहिए या विल आई बी बेटर सूटेड टू समथिंग एल्स. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब भी आप किसी एजुकेशन का करियर का इंतखाब करते हैं ना, आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, विल आई बी हैप्पी डूइंग दिस फॉर द नेक्स्ट 15, 20, 25, 30 years. For me teaching, for me if I were to die, the best death would be if I'm teaching and I die. That is the love I have for my profession. So you have to ask yourself कि क्या मैं ये काम अपने आप को इन्विजन करते हुए देता हूँ 20, 25, 30, 35 साल के बाद. हो सकता है बेसिकली करने के बाद यू एस्टैब्लिश योर ओन बिजनेस एंड आप उसमें बहुत सक्सेसफुल हो जाए. परफेक्ट, दैट इफ दैट वर्क्स फॉर यू बहुत अच्छा है, इट्स रियली गुड. लेकिन लोग तो मुझे कहेंगे कि ACCA करने के बाद तो तुमने अपनी फील्ड की जॉब नहीं करी और तुम तो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो और क्या कर रहे हो और इस तरह XYZ. डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर. तो सबसे पहले आपको ये देखना जरूरी है कि सारी अप्रोचेस चेंज करने के बाद भी, सब कुछ ट्राई करने के बाद भी, इफ आई वर टू ड्रिल अ प्लास्टिक स्क्रू ऑन अ मेटल और अ कॉन्क्रीट वॉल और मैं जितना हार्ड वर्क कर लूं और मोटिवेशनल सेशंस और स्पीचेस सुन लूं, कोई फायदा नहीं है. That is something the students. So your passion, your internal passion is very important for the field. अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी आप उससे जो है डिस्कनेक्ट हो रहे हैं सारी चीजें करने के बाद भी, तो you should think about it. और उसमें I'm sorry if I'm interrupting you. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जिसमें से टीचर का रोल भी एक बहुत मेजर फैक्टर है. बहुत सारे बच्चों को बिजनेस का जो सब्जेक्ट है जो मैं पढ़ाता हूँ वो बोरिंग लगता है, लेकिन जब वो मेरी क्लास में आते हैं, when they are given a room where they can be completely themselves, इमोशनली ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं मेरे सामने, वो कंफर्टेबल फील करते हैं इन देयर ओन स्किन, उनको पता होता है अगर मैं गलत जवाब भी दूंगा ना सर मुझे रिडिक्यूल या शेम नहीं करेंगे, ठीक है, और मुझसे वो पूछेंगे और मेरे कॉन्फिडेंस को इनकरेज करेंगे कि मैं बाहर अपनी जो है ना जो भी मेरी वीकनेसेस है मैं उनसे बाहर आके बात करूं, एंड ही विल नॉट जज एंड नो वन विल जज, नो वन विल बुली मी. तो उसका इंटरेस्ट नेचुरली बिजनेस में डेवलप होना शुरू हो जाता है.
तो सब्जेक्ट्स को मेरे नजदीक ना बच्चों से मेरी ये गुजारिश रहती है, सब्जेक्ट को डोंट जस्ट स्टडी इट, ट्राई टू लर्न इट, ट्राई टू एब्जॉर्ब इट, ट्राई टू सी कि मैं इसको कहाँ जिंदगी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। लेकिन सर मैं तो नंबर्स पढ़ा हूँ, नंबर क्या, मुझे कहीं अकाउंटेंट वगैरह बनना होगा तो फायदा होगा? नहीं, आप अपनी पर्सनल एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। 1000 एप्लीकेशन आपको दिखेंगी जहां पे आपको चूज करना पड़ेगा, तो वहां पे योर नॉलेज विल हेल्प यू। इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि मैं इसको किस तरह एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ब्यूटीफुल। अच्छा, अभी जैसा आपने कहा कि आपके बच्चे इनकरेज फील करते हैं इन योर क्लास एंड इवन इट्स अ बोरिंग सब्जेक्ट एंड बट दे लाइक इट एंड दे वांट टू अटेंड एंड फिर उसकी उनकी डेवलपमेंट होती है। तो मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना है कि व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ गिविंग अ फीडबैक टू अ स्टूडेंट बाय अ टीचर, जिससे वो मोटिवेटेड रहे? फीडबैक ऑन व्हाट? फीडबैक मेरा मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल यूजुअली जैसे बच्चे ने कुछ कहा या उसने कोई, आपने पहला असेसमेंट लिया या कोई भी टेस्ट लिया एंड मे बी ही और शी हैज नॉट परफॉर्म वेरी वेल, सो हाउ विल यू गिव देम द फीडबैक सो दैट दे फील एनकरेज, और ऐसा ना हो कि यार अब तो इट्स एंड क्योंकि मैंने तो अच्छा नहीं किया। गुड क्वेश्चन। अगर हम सिर्फ स्कोर्स और मेट्रिक्स की बात करें, क्योंकि आपके सवाल जो आपने किया उसमें हमने असेसमेंट का जिक्र किया था। हाँ, मतलब मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा, इसको आप ब्रॉडर वे में ले ले। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द, ठीक है, मैं समझ गया, स्टूडेंट असेसमेंट। मैं समझ गया। अच्छा, इसमें पहली चीज मैं इसको फिर बारी बारी बता देता हूँ। पहली चीज, अगर असेसमेंट की हम लोग बात करते हैं तो असेसमेंट के अंदर लेट्स से फॉर एग्जांपल 25 मार्क्स का असेसमेंट था एंड द स्टूडेंट लेट्स से फॉर एग्जांपल लैंडेड अप विद 12 एंड इट वाज हर फर्स्ट असेसमेंट और हिज फर्स्ट असेसमेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वो जो पूरा असेसमेंट पेपर होगा ना, उसके अंदर जो भी मुझे पॉजिटिव चीज दिख रही है बच्चे की, ठीक है, द वेरी फैक्ट दैट ही और शी केम अप एंड ट्राइड गिविंग इट, ठीक है, वो चीज भी मैं लिखूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी मुझे पॉजिटिव, कहीं अगर रिटन एक्सप्रेशन मुझे अच्छा लगा, 2 मार्क का सवाल अगर उसने अच्छा लिखा तो मैं उसके आगे एक स्टार डाल दूंगा, मैं दूंगा गुड एफर्ट या कुछ भी इनकरेजिंग लिखूंगा। फिर मैं नीचे लिखूंगा सजेशंस, एंड सजेशंस में मैं बताऊंगा, जैसे अगर उसने एक 8 मार्क का सवाल आधा लिखा हो तो उसी के नीचे, उसी की राइटिंग में नीचे ना मैं खुद अपने कुछ 2-3 पॉइंटर्स लिखूंगा एंड देन नीचे कमेंट छोड़ूंगा कि लेट्स वर्क टुगेदर बिकॉज आई बिलीव दिस कैन बी इंप्रूव्ड, यू डू शो क्रेजी पोटेंशियल। And then मेरा USP, unique selling point ये है कि I have stickers, तो I give students some encouraging. Yeah, that I know. Yeah, तो I give not just students, colleagues as well. Yes. तो I give encouraging stickers, and then मैं और मेरा तरीकेकार ये रहता है, अगर for example ये assessment paper होगा ना, मैं हमेशा चाहे अच्छे मार्क्स हो बड़े मार्क्स हो, I fold it and then I hand it over. मैं कभी भी मार्क्स क्लास में अनाउंस नहीं करता, मैं मार्क्स की लिस्ट ग्रुप्स पे नहीं भेजता। मैं बच्चे से यही कहता हूं कि अगर तुम्हारे 12 आए हैं, पहले तुम्हारे कितने आए थे उससे अपने आप को देखो, डू नॉट कंपेयर। तो कहते नहीं सर लेकिन उसके ज्यादा आए और मेरे कम आए, तो वो तो ज्यादा अच्छा करे मैं कम कर रहा हूं। मैं बोला अगर तुम उसकी जिंदगी के बारे में जानने शुरू हो गए तो क्या पता उसकी जिंदगी में ऐसी कई सारी चीजें होंगी, जब तुम सुनोगे तुम बोलोगे नहीं भाई अल्लाह का शुक्र है मेरी जो अपनी जिंदगी है वही मुझे कबूल है। मैं बोला हाँ, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ, डू व्हाट यू सी इज जस्ट वन लेंस, यू हैव नो आइडिया कि वो बाकी चीजों में कितना सफर कर रहा है, क्या कर रहा है। तो मैं इस तरह एक तो इनकरेज करता हूं। दूसरा, टीचिंग को जो है ना, बिजनेस के सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, आई एम नॉट डिसरिगार्डिंग और डिसक्रेडिटिंग एनी अदर टीचिंग अप्रोच, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट आई फील कंफर्टेबल इन। I do not believe in the jug and mug theory. This is 21st century we are talking about, where we are dealing with Gen Z. And this Gen Z basically has a lot of access to abundant sources of information that we can't even fathom of. Exactly. तो आप मेरे नजदीक अब वो ट्रेडिशनल तरीका पढ़ाने का कि जहां पे टीचर आया, उसने बोर्ड पे लेक्चर लिखा, उसने बोला बच्चों ने एब्जॉर्ब किया एंड देन इट्स लाइक एन इंटेलेक्चुअल वॉमिट, एंड देन बच्चों ने वो एब्जॉर्ब किया, फिर वो टीचर क्लास से चले गए। बिजनेस के सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, मेरे नजदीक दिस इज नॉट इफेक्टिव। व्हाई? पहली बात, थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे हैं अटेंशन स्पैन की। यू कीप स्पीकिंग एंड स्पीकिंग एंड स्पीकिंग एंड स्पीकिंग unless and until you're a crazy storyteller who knows when to emphasize, intonation का on what and when to raise his voice and when to lower it down. So unless and until you're a crazy storyteller, then the students will listen to you. But not every topic can be delivered through a story narrative style. Second reason why I do not believe in this, because the students, it may be difficult for people to believe, but the students are not learning here. How are they not learning? For example, if let's say I were to teach a topic of market research, I would first ask students, if you were to do a business, what business would you do?
And then they would come up with different ideas. And then I'll say, okay, fine. How do you think this business will be successful? What questions will you go and ask the customers? And then the students will come up with questions and different and reasons and responses, and then, there will be a huge discussion for like 10 to 15 minutes. So what I'm doing is I'm bringing their information, whatever they have, onto surface, and then I'm going to connect the topic and reveal it. Okay, fine. What the topic we are studying is market research, and if you see, entire things you mentioned abhi in the discussion we just did are there in the book. Wow. So you have to ask as a teacher, if you want to encourage student interest, cultivate student interest, ask questions in a manner that ultimately leads the students to the topic you want them to be led on. That is 21st century teaching, and how we need to deal with Gen Z. Because if you keep asking questions, dopamine, attention span, it remains monitored. Students remains engaged. So I have this belief that if, let's say, for example, 5 minutes have passed, and I've been continuously speaking, and I have not asked a single question, something's wrong. Then I would suddenly, ask a question from any student. And when you ask questions, try to make sure that they are open-ended. Yeah. So Do not ask, okay, class in 1851, then did the emperor. Do not go for yes, that. No question, Please, go for opinion-based. Make students independent learners. Perfect. Yes, that is how you encourage. And when they're answering, give them a room of confidence. And if you find a student, let's say for example, laughing at any other's response, discipline it. उधर की उधर ही आप बोलें कि मेरी क्लास के अंदर कोई भी दूसरे का मजाक नहीं उड़ाएगा, बिकॉज वी आर ऑल हियर टू लर्न. बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं इसलिए नहीं कह रहा अपना जवाब क्योंकि मैं गलत हो सकता हूँ. एज अ टीचर यू हैव टू सेट द टोन. यस. और अगर बच्चे को ये डर है कि मैं गलत हो जाऊंगा, तो आप उनको बताएं मैं आपसे ज्यादा गलत हुआ हूँ 10,000 दफा. मैंने खुद बहुत दफा जिंदगी में फेल किया है. वी आर ह्यूमन बीइंग्स, नो प्रॉब्लम. आप गलत है तो मैं भी गलत हूँ, कोई मसले की बात नहीं है. Two wrongs can make a right. Yeah, I think it's a very optimistic approach as well. So I think what I wanted to know about the students' life balance with the academics is almost, you have explained in different contexts. और मेरे ख्याल से ये students के लिए काफ़ी helpful भी रहेगा because their exams are very near in September as I know. So और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे students जो हमारे पास अभी ICAP ने जो है एक course launch किया है, that's a hands-on course where they learn the personal effectiveness and presentation skills. So the thing is कि students शुरू में तो बड़े reluctant थे because you know that most of the people in our society, they are not the public speakers. Okay, and sometimes when it comes to grooming, so they take it offensive most of the time क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि what do you mean कि am I not dressed properly, am I not speaking properly. So the thing is कि in this course we try to tell them that what are the organizational structure and how they have to carry themselves and speak. तो उसमें क्या होता है कि अक्सर बच्चे जो है बड़ा reluctant feel करते हैं और वो इन courses को बिल्कुल इस तरह से लेना चाह रहे होते हैं कि बस ठीक है जो चीज़ requirement है वो पूरी करें and that's it. So can you just talk about the significance of this course, because this is also very important, and how soft skills go hand in hand with hard skills? Of course, but I would prefer if I were to give a situation that would be better. Let's say for example there is a student A. He has passed his GCSE in first attempt and let's say very good marks, and he dresses shabbily in the interview room. He's got the interview call. He dresses shabbily and he has his glasses, and he's folding his, because when you're stressed, you fold your arms. He's folding his arms, and the entire time the interview is taking place, he would just take a glance for 1 to 2 seconds, maintain eye contact, and then he'll be like this, and then he'll be answering all the questions like this. And then there's another student who has not cleared his GCSE yet. Many of his exams have been failed, but he has a personality. He can carry himself, he can walk the talk, and he has more confidence, even though he may not have that much to be confident on, but he has more confidence. This is student B. And if I were to ask who has a better chance of getting that job, irrespective of the academic progression, the next candidate may have more chances of getting a job. Why? Because even if the field is accounting, you need certain marketing skills. Now the times are changing. Every occupation requires someone who's dynamic. So even if there's a job opening for an accounts manager, it would be a bonus
if you have certain marketing skills, or if you know how to sell yourself, or if you know how to walk the talk, or if you can public speaking. It's not a luxury, it's a necessary life skill. So you mean to say that, multitasking is actually becoming a norm now? And the fact that the students need to enroll in this course, because it would open of their vision, and it would open a plethora ऑफ नॉलेज जो वो अपने साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सिर्फ ड्रेसिंग की बात नहीं है, किस तरह आप बात करते हैं, किस तरह आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आप किस तरह दूसरे का इंटरेस्ट इंगेज करते हैं, किस तरह आप अपने हाथों को इस्तेमाल करते हैं. ये सारी चीजें ऑल इन ऑल विल एक्ट एंड आई एम श्योर विल बी टॉट और विल बी कवर्ड समवॉट इन द कोर्स. तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड अपने साथ जो भी बच्चे हैं, अगर ICAP इस तरह कोर्स करवा रहे हैं, विच इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि हर किसी को ये करना चाहिए. डेफिनेटली. Thank you so much. Acha, the last thing, what would you give as a kind of advice or anything to the students or the people, those who are actually listening this podcast? Any message you want to deliver? It may be a little off topic, but मैं जो एडवाइस देता हूँ, जो मुझे बहुत सारे बच्चों को भी, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में भी एक तरीके से अमल करी है, वो ये करी है कि one should never betray the truth he or she keeps or designs or sets for himself or herself. यानी कहने का मतलब, आप अपनी वैल्यूज़ को देखें, and even if the world is doing something else, you stick to your values. You should never betray the truth you set for yourself. Even when there is no audience, even when there are no spectators, you do the right thing, what you believe in. जो इंसान अपनी वैल्यूज को कैरी करता है और जिसकी बात में और उसके अमल में किसी किस्म का तजाद नहीं होता है, that person already becomes impressive and attractive to a lot of other people as well. तो my advice is, अपने आप को जाने, अपनी वैल्यूज को अपने साथ रखें, एंड बिकम अ पर्सन ऑफ सब्सटेंस. पढ़ाई, तालीम, सब कुछ अगर तमीज़ ना हो, अगर तहजीब ना हो, इफ़ यू कैन नॉट बिकम अच्छा तालिबे इल्म बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छा इंसान पहले आता है. बिकम अ बेटर पर्सन, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एंड देन गिव इट फॉरवर्ड. गिव इट फॉरवर्ड. स्टॉप. जब तक आप ये बोलते रहेंगे यहाँ इस वतन में कुछ नहीं रखा है, सोसाइटी में कुछ नहीं रखा, सब कुछ गलत है, XYZ है, ये है, वो है, वी नीड बेटर पीपल, व्हाई डोंट यू बिकम द बेटर पीपल? आप खुद क्या कर रहे हैं? तो यू गिव इट. आपने कोई चीज सीखी है, टीच इट टू समवन एल्स. ये पढ़ाई के लिए भी हम लोग यही कहते हैं कि आप अगर लेट्स से मैं एक टॉपिक पढ़ता हूँ, मुझे उसको याद करना है, 30% याद होगा अगर मैं उसको रोट लर्न करूंगा, 70% याद होगा अगर मैं लिख के याद करूंगा, 100% रिटेन होगा अगर मैं किसको पढ़ा दूं. So if you know something, you give it to other people, and this entire world will become a better place if we start thinking like that. So thank you for having me. Thank you so much. Thank you. So students, I hope कि आज का पॉडकास्ट आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा. जिस तरह सर बिलाल ने हमें इंट्रोस्पेक्शन की वैल्यू बताई और सपोर्ट ग्रुप की वैल्यू बताई, दैट वाज अमेजिंग. प्लस जो लास्ट थिंग उन्होंने बोली कि अगर आप वाकई कोई चीज़ सीखना चाहते हैं और उसको अपनी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड बनाना चाहते हैं, तो ट्राई टू बी अ कंट्रीब्यूटर. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कीप contributing what you learn and also keep practicing. Thank you. Allah Hafiz.